टोक्यो के एक साधारण से अपार्टमेंट में सुजुकी परिवार रहता है, जहां सब अपनी अपनी धुन में रहते हैं। एक दिन पत्नी मित्सु अपने पिता सासाकी से फोन पर बात कर रही है। सासाकी ने पूरे परिवार के लिए ताज़ी सब्जियां और मछलियां भेजी हैं और वो चाहते हैं कि उनका परिवार उनसे मिलने गांव आता रहे। जब मित्सु अपनी बेटी यूई को उसके दादाजी से बात कराने की कोशिश करती है तो यूई साफ मना कर देती है और मछलियों की बदबू की शिकायत करने लगती है। फोन रखने के बाद मित्सु मछली बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वो बहुत घिनौनी लगती है। उसका पति योशियुकी भी उसे छूने से मना कर देता है, इसलिए मछली को फ्रीजर में रख दिया जाता है। तभी उन्हें सब्जियों पर एक कीड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर वे इतना डर जाते हैं कि उनका ध्यान इस बात पर भी नहीं जाता कि वो कोई कीड़ा नहीं बल्कि यूई की नकली पलकें, फेक आईलैशेज हैं। योशियुकी इन सब बातों को छोड़कर बस खाना मांगता रहता है, जबकि यूई का पूरा ध्यान अपने फोन पर रहता है। आखिर में मित्सु ही हिम्मत करके उस कीड़े को बाहर फेंकती है। तभी उनका बेटा केंजी घर आता है, लेकिन वो किसी को नमस्ते तक नहीं करता। उसने कानों में हेडफोन लगा रखे हैं। जब मित्सु उससे खाने के लिए पूछती है तो वो बिना कुछ बोले बस अपना खरीदा हुआ फास्ट फूड दिखाता है और अपने कमरे में चला जाता है। दोनों भाई बहन अपने अपने कमरों में बस स्क्रीन से चिपके रहते हैं। मित्सु को स्मार्टफोन के बढ़ते बिलों की चिंता सता रही है, इसलिए वो योशियुकी से कहती है कि वो बच्चों से इस बारे में बात करे, लेकिन योशियुकी भी टीवी देखने में ही मस्त है। अगली सुबह योशियुकी की नींद देर से खुलती है क्योंकि उसका अलार्म नहीं बजता। जब वो घड़ी देखता है तो पाता है कि उसकी सुइयां रात के 3 बजे पर ही अटकी हुई हैं। तभी मित्सु बची हुई मछली को कचरे में फेंकते हुए बताती है कि पूरे इलाके की बिजली चली गई है। थोड़ी देर में यूई भी उठती है और ये देखकर परेशान हो जाती है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है। मित्सु नाश्ता बनाना चाहती है, लेकिन राइस कुकर और इलेक्ट्रिक चूल्हा, इंडक्शन स्टोव काम नहीं कर रहे हैं। वो किसी तरह गैस बर्नर जलाने में कामयाब तो होती है, लेकिन परिवार के पास रुकने का समय नहीं है और वे बिना खाए ही घर से निकल जाते हैं। मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि लिफ्ट भी बंद है, इसलिए अपार्टमेंट के सभी लोगों को सीढ़ियों से ही नीचे उतरना पड़ता है। स्टेशन पहुंचने पर पता चलता है कि ट्रेनें भी बंद हैं और किसी को नहीं मालूम कि वे कब तक शुरू होंगी। मजबूरी में योशियुकी को पैदल ही अपने दफ्तर के लिए निकलना पड़ता है। दूसरी तरफ केंजी अपनी साइकिल से कॉलेज जा रहा है और नोटिस करता है कि उसके फोन की बैटरी भी अचानक खत्म हो गई है। दरअसल सड़कों पर गाड़ियों के इंजन भी ठप पड़ चुके हैं और सिर्फ साइकिलें ही चल पा रही हैं। एक टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी में पानी डालकर उसे चालू करने की नाकाम कोशिश करता है। इधर बिल्डिंग के बाहर मित्सु अपनी पड़ोसियों से बात करती है, जहां सब बताते हैं कि किसी के भी घर में बिजली नहीं है। सभी महिलाएं मोमबत्तियां खरीदने बाजार जाने का फैसला करती हैं। मित्सु भी उनके साथ जाना चाहती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो अपना पर्स ऊपर अपार्टमेंट में ही भूल आई है। योशियुकी अपनी कंपनी पहुंचता है तो हर कोई बाहर खड़ा होता है, क्योंकि दरवाजों पर लगे इलेक्ट्रॉनिक ताले खुल नहीं रहे हैं। 2 आदमी कांच तोड़ने का फैसला करते हैं ताकि सब लोग अंदर जा सकें। कर्मचारियों को सीढ़ियों से अपने दफ्तर जाना पड़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वे काम नहीं कर सकते, क्योंकि न तो बिजली है और न ही कंप्यूटर चल रहे हैं। स्कूल में यूई देखती है कि उसकी क्लास के सभी बच्चे देर से आ रहे हैं और किसी का भी फोन काम नहीं कर रहा है। कुछ टीचर्स तो काम पर आ ही नहीं पाए, इसलिए कई क्लास के बच्चों को स्टडी हॉल में भेज दिया जाता है। कॉलेज में केंजी भी इसी तरह की स्थिति से गुजर रहा है। किराने की दुकान पर मित्सु को पता चलता है कि तैयार खाने की अलमारियां पहले से ही खाली हैं। लोग मोमबत्तियां और पानी जैसी चीजें भारी मात्रा में खरीद रहे हैं, इसलिए वो भी ऐसा ही करती है। दुकान के कर्मचारी अनाउंस करते हैं कि ब्लैकआउट, बिजली गुल होने के कारण वे क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते, इसलिए ग्राहकों को सिर्फ कैश में ही भुगतान करना होगा। हर कोई नजदीकी एटीएम की तरफ भागता है, हालांकि एटीएम भी काम नहीं कर रहे हैं। कुछ घंटों तक इंतजार करने और कुछ न करने के बाद योशियुकी का बॉस सबको जल्दी घर भेज देता है। दोबारा पैदल चलने से इनकार करते हुए योशियुकी एक साइकिल खरीदने का फैसला करता है। दुर्भाग्य से कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि हर कोई साइकिल खरीदने के लिए बेताब है, इसलिए योशियुकी के पास ज्यादा पैसे देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। जब वो अपनी बिल्डिंग पहुंचता है तो उसे एक बूढ़ी महिला सीढ़ियों पर आराम करती हुई मिलती है, क्योंकि इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ना उसके बस की बात नहीं है। बाद में जब पूरा परिवार मोमबत्ती की रोशनी में रात का खाना खा रहा होता है तो योशियुकी पेन और कागज से काम करने की जिद करता है। जब भी वे टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें बाथटब से पानी डालकर उसे फ्लश करना पड़ता है। किचन के सिंक में पानी नहीं है, इसलिए मित्सु बर्तन नहीं धो पाती है। इस बीच यूई मोमबत्ती की रोशनी में एक मैगजीन पढ़ने की कोशिश करती है और लॉ के इतने करीब आ जाती है कि उसके बाल जल जाते हैं। अपने अपने कमरों में खाली बैठे बैठे थककर दोनों भाई बहन बाहर आते हैं और मित्सु पूरे परिवार को बालकनी में बुलाती है। चूंकि शहर की एक भी लाइट नहीं जल रही है, इसलिए वहां से तारों का एक बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। 2 दिन बाद भी बिजली वापस नहीं आती है। मित्सु टब के पानी से हाथ से कपड़े धो रही है। स्कूल में यूई को सिर्फ गिने चुने छात्र ही मिलते हैं, इसलिए वो वहां से जाने का फैसला करती है। दफ्तर में बॉस घोषणा करता है कि बिजली आने तक कंपनी बंद रहेगी। फिर योशियुकी अपने बॉस को अपने परिवार के साथ पहाड़ों की तरफ जाते हुए देखता है, इस उम्मीद में कि वहां पानी और खाना मिल जाएगा। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि एक लड़का उसकी साइकिल चुराने की कोशिश कर रहा है और वो जल्दी से उसे डराकर भगा देता है। इसी बीच केंजी साइकिल चलाकर अगले कस्बे में जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि वहां भी बिजली गुल है। वो उस लड़की को ढूंढ रहा है जिसे वो पसंद करता है, लेकिन जब वो उसे बाहर आते देखता है तो वो घबरा जाता है और छिप जाता है। उसकी साइकिल गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है, जबकि वो उस लड़की को अपने परिवार के साथ कस्बा छोड़कर जाते हुए देखता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर मित्सु और दूसरे पड़ोसी अपनी बोतलें भरने के लिए घंटों इंतजार करते हैं।
हालांकि कर्मचारी उन्हें बताते हैं कि उन्होंने बिल्डिंग बंद कर दी है क्योंकि पंप काम नहीं कर रहे हैं। जमीन के नीचे पानी है, लेकिन चूंकि वो साफ नहीं है इसलिए उसे पीना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वे हाथ से पानी इकट्ठा करने से मना कर देते हैं। मदद न मिलने पर भीड़ विरोध प्रदर्शन करती है। बैंक में योशुकी बैंकर्स को ये समझाते हुए सुनता है कि एटीएम और डेबिट कार्ड काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए कैश निकालने का इकलौता तरीका आईडी और बैंक पासबुक दिखाना है। हर व्यक्ति को सिर्फ $600 के बराबर रकम निकालने की इजाजत है। लोग घबरा जाते हैं और पहले अंदर घुसने के चक्कर में एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। इस वजह से योशुकी के सारे कागजात नीचे गिर जाते हैं और जब वो उन्हें उठाने की कोशिश करता है तो लोग उसे चोट पहुंचा देते हैं। उसे अपनी बहती हुई नाक को संभालने के लिए वहां से भागना पड़ता है। ब्लैकआउट के 7वें दिन किराने की दुकानें खाली हैं और स्कूल बंद हैं। कुछ लोगों ने खाने और पानी की तलाश में पड़ोसी कस्बों की यात्रा की है, लेकिन वहां भी वैसी ही स्थिति मिली। पल पल ज्यादा से ज्यादा नागरिक टोक्यो छोड़ रहे हैं, इस उम्मीद में कि गांवों में कोई समाधान मिल जाएगा। अपने पड़ोसियों के साथ एक बेनतीजा मीटिंग के बाद योशुकी और मित्सु अपनी बिल्डिंग की एक बूढ़ी महिला का हालचाल लेने जाते हैं, जिसे उन्होंने काफी समय से नहीं देखा था। पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है और उसका परिवार शव ले जाने आया है। इस सदमे के बाद ये कपल फैसला करता है कि अब शहर छोड़ने का समय आ गया है, इसलिए वे बच्चों को बताते हैं कि वे उनके दादाजी के पास रहने जाएंगे। जब यूई विरोध करती है क्योंकि उसे छोटे गांव उबाऊ लगते हैं, तो मित्सु याद दिलाती है कि बचपन में उसे गांव के समुद्र तट पर खेलना पसंद था, लेकिन यूई को ये याद नहीं आता। इसके बाद पूरा परिवार पैकिंग करना शुरू कर देता है और निराश होकर केंजी उस लड़की की तस्वीर फेंक देता है जिसे वो पसंद करता है। हर कोई टेबल पर उतना कैश रखता है जितना उन्हें मिल पाता है और मित्सु बताती है कि उसके पास पैसों की एक अच्छी खासी बचत है जो वो इमरजेंसी के लिए रख रही थी। बाहर निकलते समय परिवार को एक लावारिस कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वे उसे अनदेखा कर देते हैं। भाई बहन के पास साइकिल है, लेकिन मित्सु को योशुकी के साथ साइकिल शेयर करनी पड़ती है। वे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि बहुत से निवासी पैदल ही निकल रहे हैं। वहां कई लोग खाना और पानी भी बेच रहे हैं, लेकिन योशुकी उनकी आसमान छूती कीमतों को देने से मना कर देता है। दुर्भाग्य से वे जितना आगे बढ़ते जाते हैं, कीमतें उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती हैं। आखिरकार वे एक दुकान पर रुकते हैं और मित्सु एक बड़े ऑर्डर के लिए क्लर्क से बातचीत करके अच्छी कीमत तय करने में कामयाब हो जाती है। ये उनके लिए आराम करने और कुछ खाने का एक अच्छा मौका होता है। भाई बहन एक आदमी को नदी से भारी संख्या में मछलियां निकालते हुए देखते हैं, फिर भी उन्हें ये बहुत घिनौना लगता है। जब वे पब्लिक टॉयलेट जाने की कोशिश करते हैं तो वहां की बदबू बर्दाश्त से बाहर होती है, क्योंकि कई दिनों से टॉयलेट फ्लश नहीं किए गए होते हैं। उनके पास झाड़ियों के पीछे जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। जब परिवार आखिरकार एयरपोर्ट पहुंचता है तो बाहर एक हताश और बेताब भीड़ जमा हो रही होती है। हवाई जहाज भी काम नहीं कर रहे होते हैं और पुलिस वाले लोगों को दूर रखने के लिए बैरियर लगाने की कोशिश करते हैं। आधी भीड़ गुस्सा हो जाती है और पुलिस अधिकारियों पर हमला कर देती है, जबकि बाकी की आधी भीड़ वहां से चली जाती है। शाम को परिवार सबसे पास वाले मोटल में रुकने का फैसला करता है और उन्हें कमरे के लिए बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। योशुकी घोषणा करता है कि वे साइकिल से गांव की यात्रा करेंगे और यूई कई मिनटों तक इसकी शिकायत करती रहती है। अगली सुबह भाई बहन एक लाइब्रेरी में नक्शा लेने के लिए घुसते हैं, लेकिन बच्चों वाले एक नक्शे को छोड़कर बाकी सारे नक्शे गायब होते हैं। केंजी कुछ हिसाब किताब लगाता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि उन्हें साइकिल से गांव तक पहुंचने में 1 महीना लग जाएगा। इसी बीच योशुकी और मित्सु उसके लिए एक साइकिल ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें चावल की एक दुकान के बाहर एक साइकिल मिल जाती है। वहां का क्लर्क कैश या कोई भी महंगी चीजें नहीं ले रहा होता है। वो सिर्फ पानी या दूसरे खाने पीने के सामान के बदले ही चावल का सौदा कर रही होती है। वो जोड़ा उसे शराब की कुछ बोतलों के बदले में साइकिल और चावल की एक बोरी देने के लिए मना लेता है। जब परिवार आखिरकार वहां से निकलता है तो उन्हें लगातार बंद सड़कें मिलती हैं और योशुकी इस नतीजे पर पहुंचता है कि बच्चों वाला वो नक्शा बेकार है। फिर वे एक्सप्रेसवे से जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि टोल बूथों पर कोई भी पैसे नहीं मांग रहा होता है। हाईवे पर उन्हें पता चलता है कि सैकड़ों लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। कुछ समय बाद वे आराम करने के लिए एक मॉल पर रुकते हैं, लेकिन उसके दरवाजे बंद होते हैं, इसलिए उन्हें बाहर ही कैंप लगाना पड़ता है। जब एक लाचार जोड़ा उनसे पूछता है कि क्या उनके पास शेयर करने के लिए पानी है, तो मित्सु अपनी बोतलें छुपा लेती है और योशुकी उनसे कहता है कि उनके पास अब बिल्कुल पानी नहीं बचा है। उस रात बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण परिवार को सोने में परेशानी होती है। केंजी एक लड़के को उनका पानी चुराते हुए पकड़ लेता है और तुरंत उसके पीछे भागता है और उसका पीछा करते हुए एक सुरंग में चला जाता है। जब वो हमला करने ही वाला होता है तो वो देखता है कि चोर के पास एक छोटा बच्चा है, इसलिए वो उसे पानी ले जाने देता है। अगले दिन परिवार उस सुरंग को पार करने के लिए तैयार होता है और उन्हें प्रवेश द्वार पर नेत्रहीन महिलाओं का एक समूह मिलता है। वे लोगों को सही कीमत देने पर रास्ता दिखाने की पेशकश करती हैं। चूंकि सुरंग एक सीधी और आसान सड़क होती है, इसलिए परिवार उन्हें नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाता है, लेकिन जल्द ही अंधेरा उन्हें मुसीबत में डाल देता है। वे लगातार लावारिस कारों से टकराते रहते हैं और मरी हुई गिलहरी जैसी घिनौनी चीजों पर उनका पैर पड़ जाता है।
आखिरकार वे वापस जाते हैं और एक नेत्रहीन महिला को पैसे देते हैं जो उन्हें आसानी से सुरंग के पार ले जाती है जब तक कि वे एग्जिट तक नहीं पहुंच जाते। ब्लैकआउट के 16वें दिन परिवार नदी के पास आराम करता है और कुछ कपड़े धोने का मौका ढूंढता है। उनकी माचिस की तीलियां लगभग खत्म होने वाली होती हैं और पानी भी नहीं बचा होता है। योशियुकी अपने परिवार की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए नदी का पानी पीने का फैसला करता है। दोपहर में इलाके में एक भारी तूफान आता है जिससे परिवार एक पुल के नीचे शरण लेने के लिए मजबूर हो जाता है। जब वे अपनी साइकिलों और चीजों को हवा में उड़ते हुए देख रहे होते हैं तो योशियुकी अचानक मैदान के बीच में भागता है। असल में नदी का पानी पीने की वजह से उसे डायरिया दस्त हो गया होता है। जब तूफान आखिरकार खत्म होता है तो परिवार अपनी चीजें समेटना शुरू करता है जो हर तरफ बिखरी पड़ी होती हैं। मित्सु का चश्मा टूट चुका होता है, चावल जमीन पर गिरकर गंदे हो जाते हैं और साइकिल का एक टायर बर्बाद हो जाता है। योशियुकी की तबीयत अभी भी खराब होती है, इसलिए परिवार तेजी से पास के कस्बे की ओर बढ़ता है। जब माता पिता आराम कर रहे होते हैं तो भाई बहन एक सुपरमार्केट में घुस जाते हैं। दुर्भाग्य से वहां कोई खाना, माचिस या टायर नहीं बचे होते हैं। वे केवल एक फ्लेयर, बिल्ली का खाना, कैट फूड और बैटरी का लिक्विड ही ले पाते हैं जो कि प्योरीफाइड पानी होता है और इसलिए पीने लायक होता है। जब वे कैंप वापस आते हैं तो यूई कैट फूड को चखती है और थूक देती है क्योंकि वो बहुत घिनौना होता है। केंजी के पास अपनी साइकिल के टायर को ठीक करने के लिए अपने सिलिकॉन फोन केस का इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं परिवार को बारिश का सामना करने और कैट फूड खाने की आदत हो जाती है। अगली बार जब वे आराम करने के लिए रुकते हैं तो उनकी मुलाकात सातो परिवार से होती है जो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे होते हैं। वे अक्सर पहाड़ों पर राइडिंग के लिए जाते थे और काफी कैंपिंग करते थे, इसलिए उन्हें सर्वाइवल जीवित रहने की कई तकनीकें पता होती हैं। वहां काई वाले पत्थरों के बीच से पानी रिस रहा होता है और वे खाने को लंबे समय तक चलाने के लिए उसे हवा में सुखा रहे होते हैं। वे ये भी बताते हैं कि कौन सी जंगली घास खाने लायक है और यहां तक कि सिकाडा, एक प्रकार का कीड़ा, खाने की भी सलाह देते हैं। उन लड़कों में से एक के पास एक पुराना मैकेनिकल कैमरा होता है जो अभी भी काम कर रहा होता है, इसलिए वो उनकी एक तस्वीर खींचता है। यूई उसे अपना पता देती है ताकि वो बाद में इसकी एक कॉपी भेज सके। इसके बाद दोनों परिवार अपनी यात्रा एक साथ जारी रखने का फैसला करते हैं। मित्सु और बच्चे सातो परिवार के साथ घुल मिल जाते हैं और उनकी सलाह के लिए बहुत आभारी होते हैं, लेकिन योशियुकी जलन से भुन जाता है और बहुत तेजी से साइकिल चलाता है जैसे कि वो अपनी ताकत का दिखावा करने की कोशिश कर रहा हो। जब वे आराम करने के लिए एक पुल पर रुकते हैं तो उन्हें वहां से गुजरते हुए सैनिकों का एक समूह दिखाई देता है। एक आदमी समझाता है कि वे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से आ रहे हैं जो अब काम नहीं कर रहा था। अब वे एक दूसरे बिजली घर की जांच करने के लिए अगले प्रांत जा रहे हैं। फिर दोनों परिवार अलग होने का फैसला करते हैं क्योंकि सुजुकी परिवार ये देखने के लिए ओसाका जा रहा है कि क्या वहां बिजली होने की अफवाहें सच हैं। 43वें दिन परिवार को पता चलता है कि ओसाका में भी बिजली नहीं है। यूई घबरा जाती है क्योंकि उनके पास न तो खाना है और न ही पानी, और फिर उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। बात इस बात पर खत्म होती है कि पूरा परिवार मान जाता है कि योशियुकी एक जिम्मेदार देखभाल करने वाला इंसान नहीं है। शहर में घूमते हुए वे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि एक एक्वेरियम के बाहर बहुत सारे लोग मछली खा रहे हैं। वहां के कर्मचारी एक्वेरियम के सभी जानवरों को खाने के लिए लोगों में बांट रहे हैं, इसलिए सुजुकी परिवार भी जल्दी से लाइन में लग जाता है। लेकिन दुख की बात है कि जब तक उनका नंबर आता है तब तक सारा खाना खत्म हो चुका होता है। 67वें दिन पूरा समूह थककर चूर हो जाता है और वे गांव के बीचों बीच गिर जाते हैं। हताश होकर योशियुकी एक कीड़ा उठाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे खा पाए उसे पास ही एक सूअर दिखाई देता है। पूरा परिवार मिलकर उसे चारों तरफ से घेर लेता है। काफी मशक्कत के बाद पहाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए योशियुकी उस सूअर को मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन न तो वो और न ही मित्सु उसे काटना चाहते हैं, इसलिए चाकू की जिम्मेदारी केंजी को दी जाती है। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता उसे किसान तनाका रोक लेता है जो बिना किसी हिचकिचाहट के सूअर की गर्दन काट देता है। इसके बाद परिवार मरे हुए सूअर को तनाका के घर ले जाता है जहां वे कुएं से पानी पीते हैं। तनाका बताता है कि उसकी बिजली की बाड़, इलेक्ट्रिक फेंस ने काम करना बंद कर दिया था, इसलिए उसके सारे सूअर भाग गए। अगर परिवार उन सभी को वापस पकड़ने में उसकी मदद करेगा तो वो अपना खाना उनके साथ बांटेगा। सब राजी हो जाते हैं और तनाका उन्हें सुबह का एक बेहतरीन नाश्ता देता है जिसमें स्मोक्ड पोर्क, धुआं देकर पकाया गया सूअर का मांस भी शामिल है। यह इतना स्वादिष्ट होता है कि इसे खाकर यूई रो पड़ती है। एक पड़ोसी द्वारा कुछ सब्जियां देने के बाद तनाका परिवार को सूअर काटने में मदद करने के लिए मजबूर करता है। वे काफी अजीब महसूस करते हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए ये काम करते हैं। अकेले इस काम को करने में तनाका को बहुत समय लगता था, लेकिन अब इतने सारे मददगार होने की वजह से ये काम बहुत तेजी से हो रहा है। मांस के टुकड़े किए जाते हैं और लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उनमें नमक लगाया जाता है। जब नहाने का समय आता है तो उन्हें कुएं से बाल्टी भर भर कर टब में पानी डालना पड़ता है और पानी गर्म करने के लिए लकड़ी से आग जलानी पड़ती है। उस रात तनाका उन्हें पहनने के लिए वे पजामे देता है जो उसने अपने बेटे के परिवार के आने के लिए खरीदे थे। उसके वे रिश्तेदार अब अमेरिका में रह रहे हैं और उनके पास उनसे संपर्क करने का कोई साधन नहीं है।
योशियुकी और मित्सु को एहसास होता है कि वे कितने भाग्यशाली हैं कि उनके बच्चे अभी भी उनके साथ हैं और वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर सो जाते हैं। अगले कुछ दिनों तक परिवार अपना सारा समय घर के कामों में बिताता है और खेती बाड़ी के बारे में बहुत कुछ सीखता है। वे सभी सुअरों के पीछे भागते हैं और उन्हें वापस खेत पर लाने में उन्हें बहुत मजा आता है। यूई मित्सु से कपड़े सिलना सीखती है, जो कपड़े धोने का काम संभाल रही है। योशियुकी लकड़ियां काटता है और केंजी को अपनी साइकिल ठीक करने के लिए बेहतर औजार मिल जाते हैं। तनाका परिवार से अपने साथ ही रहने के लिए कहता है क्योंकि वे बहुत मददगार हैं और उसे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि सुजुकी परिवार अपने दादाजी के पास जाना ज्यादा पसंद करता है। धन्यवाद के रूप में तनाका उन्हें उनके बाकी के सफर के लिए काफी मात्रा में स्मोक्ड पोक देता है। कुछ दिनों बाद परिवार नदी के पास पहुंचता है और ये देखकर निराश हो जाता है कि वहां कोई पुल नहीं है। योशियुकी को किनारे पर एक पतवार, कुछ रस्सी और लकड़ी मिलती है, इसलिए वे मिलकर एक नाव राफ्ट बनाते हैं। पहले पुरुष महिलाओं और उनके सामान को दूसरी तरफ ले जाते हैं, फिर वे अपनी साइकिलें लेने वापस आते हैं। अचानक बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए उन्हें जल्दी करनी होगी। योशियुकी और केंजी जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से काम करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से साइकिलों के वजन के कारण नाव टूट जाती है। केंजी उम्मीद छोड़ देता है और बाकी लोगों से मिलने के लिए जल्दी से तैरकर निकल जाता है, लेकिन जिद्दी योशियुकी लकड़ी को पकड़े रहता है और आखिरकार साइकिलें उसे पानी के अंदर खींच लेती हैं। उसका परिवार हताशा में चीख उठता है क्योंकि वे देखते हैं कि पानी का तेज बहाव उसे बहाकर ले जा रहा है। बारिश रुकने के बाद केंजी अपने पिता को ढूंढने जाता है, लेकिन उसे सिर्फ उनके सिर के नकली बाल विग मिलते हैं। हर कोई तुरंत दुख में टूट जाता है। 94वें दिन पूरा समूह ट्रेन की पटरियों के सहारे आगे बढ़ रहा है। मित्सु इतनी उदास है कि वह चल भी नहीं पा रही, इसलिए केंजी को उसे खींचकर आगे बढ़ाना पड़ रहा है। जब वे खाने के लिए अपने बैग से मांस निकालते हैं तो एक कुत्ता उनके पास आता है और खाना मांगने के लिए रोने लगता है। यूई उस गरीब जानवर को खाना खिलाना चाहती है, लेकिन केंजी उसे डांटता है। कुत्ता वैसे भी यूई के हाथ से मांस छीनकर भाग जाता है। जल्द ही वहां और भी कुत्ते आ जाते हैं और एक डॉबरमैन झपट्टा मारकर मित्सु के बैग को अपने मुंह से पकड़ लेता है। वो उसे वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन इस खींचतान के कारण वो गिर जाती है और पहाड़ी से नीचे लुढ़क जाती है। बच्चे तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसका टखना टूट गया है। जब कुत्ते उसके बैग की सारी चीजें खा जाते हैं तो बच्चे उसे चलने में मदद करते हैं। जब वे वहां से निकलने की कोशिश करते हैं तो मित्सु की हालत खराब होने के कारण वे बहुत धीरे धीरे चल पाते हैं। कुत्ते दोबारा हमले के लिए जल्दी ही वापस आ जाते हैं, इसलिए पूरा परिवार एक दूसरे को पकड़कर सबसे बुरे वक्त का इंतजार करने लगता है। तभी पटरी पर एक स्टीम इंजन वाली ट्रेन आती दिखाई देती है, जिसे देखकर कुत्ते वहां से भाग जाते हैं। ट्रेन बिल्कुल परिवार के सामने आकर रुकती है और वे अपने आगे के सफर के लिए तुरंत ट्रेन में चढ़ जाते हैं। वहां पीने के लिए पानी की बहुत सारी बोतलें थीं और टोक्यो के कई लोग भी थे जो गांव की तरफ जा रहे थे। एक डॉक्टर मित्सु के टखने पर पट्टी बांधता है और उनके पिता के बारे में पूछता है, जिससे बच्चे रोने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर नदी के किनारे योशियुकी को होश आता है और वो चलना शुरू करता है, लेकिन वो इतना कमजोर हो चुका है कि ज्यादा दूर नहीं जा पाता और एक ट्रैक्टर के सहारे गिर जाता है। अचानक उसे पास से ट्रेन गुजरती हुई दिखती है, पर उसमें चिल्लाने की ताकत नहीं होती। खुशकिस्मती से उसकी जेब में अभी भी एक फ्लेयर था और वो सही समय पर उसे जलाने में कामयाब रहता है। मित्सु उसे देख लेती है और तुरंत ट्रेन रुकवाती है ताकि बच्चे दौड़कर अपने पिता से मिल सकें। बाद में ट्रेन में मित्सु योशियुकी को उसकी नकली बालों की विग देती है, लेकिन वो उसे फेंक देता है। जब ट्रेन एक सुरंग से गुजरती है तो इंजन का धुआं खिड़कियों से डिब्बों के अंदर आ जाता है और हर कोई खांसने लगता है। इस धुएं से सबके चेहरे काले हो जाते हैं, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं। 108वें दिन परिवार आखिरकार गांव पहुंच जाता है और सासाकी से मिलता है, जिसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार कोई उससे मिलने आया है। 2 साल और 126 दिनों के बाद सुजुकी परिवार अपनी नई फार्म लाइफ, खेती की जिंदगी में बहुत खुश है। वे मछली पकड़ते हैं, बीज बोते हैं और अपनी उगाई हुई ताजी सब्जियों का मजा लेते हैं। एक सुबह योशियुकी की नींद एक अजीब आवाज से खुलती है। वो आवाज का पीछा करते हुए घर से बाहर निकलता है और देखता है कि एक स्टोर रूम में अलार्म घड़ी बज रही है। अचानक गांव के लाउड स्पीकरों में संगीत बजने लगता है और सभी पड़ोसी सड़कों पर लगी लाइटों को दोबारा जलते हुए देखने के लिए बाहर आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद टोक्यो के सभी पुराने निवासी वापस शहर लौट आते हैं। टीवी पर एक्सपर्ट्स इस ब्लैकआउट, बिजली गुल होने के पीछे कई वजहें बताते हैं, जैसे कि सोलर फ्लेयर, सूरज की लपटें, पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरा कोई धूमकेतु या फिर साइबर आतंकवाद। सुजुकी परिवार अब एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताता है और घर के कामों से नहीं डरता। वे अपने घर में एक पुराने जमाने का लैंडलाइन फोन लगवाते हैं और योशियुकी अब भी काम पर जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करता है। जब डाकिया उनके लिए एक चिट्ठी लाता है तो वे उसमें सैतो के लड़के द्वारा रास्ते में खींची गई अपनी तस्वीर देखकर बेहद खुश हो जाते हैं।